प्रिय छात्रों, आप लोगों की अधिक जिज्ञासा पर हम लोग अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण की वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 तक तो हम लोगों ने आप लोगों को लॉकडाउन से पहले प्रत्येक बैच में जितने भी बैच संस्थान में चल रहे थे उन सभी को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 तक तो करा दिया था, लेकिन चैप्टर नंबर 4 से कई बैच ऐसे थे जिनमें चैप्टर नंबर 4 नहीं हुआ था, चैप्टर नंबर 3 तक हो पाया था। तो इस वजह से हम अगला चैप्टर नंबर 4 यानी द्विघात समीकरण को वीडियो के माध्यम से आपके पास भेजना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें जानना होगा कि ये द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जो ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, जहां a बराबर नहीं होता 0 के। एक बार फिर से समझेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण जो ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, जहां a बराबर नहीं होता 0 के। ऐसा समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। लेकिन द्विघात समीकरण से पहले हम ये भी बता दें कि हमने चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद, चैप्टर नंबर 2 बहुपद में हमने जाना कि एक ऐसा व्यंजक जिसके चर के ऊपर घात एक पूर्ण संख्या हो, ऐसा व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद। यानी चर पर घात एक पूर्ण संख्या हो, ऐसा व्यंजक बहुपद कहलाता है। लेकिन हमने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में जाना द्विघातीय बहुपद। ये द्विघातीय बहुपद क्या है? ऐसा व्यंजक जो ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, जहां a बराबर नहीं होता 0 के, जहां a बराबर नहीं होता 0 के। तो ऐसे व्यंजक को हम क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद। और इसको क्या कहेंगे? द्विघातीय समीकरण। दोनों के प्रति जो अंतर स्पष्ट होता है वो ये है कि इसके बराबर, इसके समतुल्य नहीं होता। इसके समतुल्य तो 0 होता है, लेकिन इसके समतुल्य 0 नहीं होता। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें सबसे पहले सर्वप्रथम हमने क्या जाना कि ये द्विघातीय समीकरण और द्विघातीय बहुपद में अंतर क्या होता है। तो हम द्विघातीय समीकरण और द्विघातीय बहुपद में अंतर कैसे स्पष्ट कर पाएंगे कि द्विघातीय समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जो ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, जहां a बराबर नहीं होता किसके? 0 के। और बहुपद क्या होता है? एक ऐसा द्विघातीय बहुपद, एक द्विघातीय बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जो कि ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, जहां a बराबर नहीं होता किसके? 0 के। तो हमें सबसे पहले हमने जाना कि द्विघातीय समीकरण और द्विघातीय बहुपद में अंतर। द्विघातीय बहुपद को हमने अध्याय नंबर 2 में जाना था और द्विघातीय समीकरण को हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4 में। एक होता है, यहां हम जब द्विघात समीकरण की हमने परिभाषा पढ़ी तो हमने जाना कि ये ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होगा, और जहां a बराबर नहीं होगा 0 के। इसको कहेंगे हम द्विघातीय समीकरण का मानक रूप। इसको हम ये भी कहेंगे द्विघातीय
समीकरण का मानक रूप। द्विघातीय समीकरण का मानक रूप क्यों बोला हमने इसको? क्योंकि एक क्रमबद्ध घातों से लगा हुआ है। सबसे पहले घात बड़ी है, उसके बाद इसको क्रमागत यानी घटती घातों में लगाया गया है। सबसे पहले घात बड़ी, फिर उससे छोटी, उस तरीका से हमने इसको क्रमबद्ध लिखा है, इसलिए हमने इसको बोला कि ये क्या होगा? द्विघातीय समीकरण का मानक रूप। द्विघातीय समीकरण का मानक रूप क्या होगा एक बार फिर से समझ लेंगे। ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर के 0। क्यों होगा? क्योंकि मानक का मतलब होता है क्रमबद्ध यानी घातों को क्रमानुसार लिखना, यानी सबसे पहले बड़ी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे भी छोटी, यानी घटते क्रम में घातों को दर्शाना समीकरण पर, उसको हम कहेंगे द्विघातीय समीकरण का मानक रूप। तो द्विघातीय समीकरण का मानक रूप हमने जाना ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर के 0। ये होता है द्विघातीय समीकरण का मानक रूप, और ये था द्विघातीय बहुपद का मानक रूप। ये तो है द्विघातीय समीकरण का और ये है द्विघातीय बहुपद का। और हमें अंतर भी अच्छी तरह से अब शायद स्पष्ट समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से समझा देते कि द्विघातीय समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जो ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, जहां a और b तथा c वास्तविक संख्या हैं और a बराबर नहीं होता 0 के। ऐसे समीकरण को हम कहते हैं द्विघातीय समीकरण। और बहुपद क्या है? बहुपद, द्विघातीय बहुपद जो हमने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में जाना, और द्विघातीय बहुपद को हम परिभाषित कर सकेंगे ax का वर्ग प्लस bx प्लस c, यानी ऐसा बहुपद जो ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के रूप का हो, जहां a बराबर नहीं हो 0 के, इसको कहेंगे हम द्विघातीय बहुपद। तो हमें अंतर अब स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि ये द्विघातीय समीकरण और द्विघातीय बहुपद में अंतर क्या होता है। लेकिन अब हमें ये भी समझना आवश्यक है कि द्विघातीय समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघातीय समीकरण का मानक रूप होता है घातों को क्रमबद्ध रूप से लिखना, यानी घटते रूप में समीकरण को घातों के साथ दर्शाना, उसको हम कहेंगे द्विघातीय समीकरण का मानक रूप। जैसे ax का वर्ग प्लस bx प्लस c हमें दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले घात बड़ी है, उसके बाद उसे हमने छोटे रूप से दिखाया गया है, तो ये इसको कहेंगे हम द्विघातीय समीकरण का मानक रूप। आगे बहुपद के बारे में तो हमने ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपद हमने अध्याय नंबर 2 में अच्छी तरह से समझ लिया था। अब सबसे पहले जहां हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, तो हमने सबसे पहले जाना कि ये द्विघातीय समीकरण क्या होता है। आगे हमें द्विघात समीकरण की पहचान, जो हमारी प्रश्नावली 4.1 है, उसमें हमें द्विघातीय समीकरण की पहचान करने की आवश्यकता है कि द्विघात समीकरण की पहचान हम कैसे करते हैं, कैसे पहचान पाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो उसके लिए हमें जानने की आवश्यकता होगी केवल इसी नियम की जो आपको बताया गया है, क्योंकि नियम कहता है कि ऐसा समीकरण जो ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप को दर्शाता है, और जहां a बराबर नहीं होता 0 के, जहां a और b तथा c वास्तविक संख्या हैं, ऐसे समीकरण को, ऐसे दी गए रूप को हम क्या कहेंगे? द्विघातीय समीकरण। तो द्विघातीय समीकरण के लिए मान लीजिएगा, जैसे प्रश्न संख्या 4.1 का पहले का पहला है, और बताया गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं।
जैसे हमें पहले का पहला दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दिया है 2 कोष्टक शुरू x माइनस 3 और कोष्टक वर्ग। हमें सत्यापित करना है, हमें जानना है, हमें जांच करनी है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो हमें जानना है कि ये द्विघात, हमें बताना होगा, हमें सत्यापित करना होगा, हमें जांचना होगा कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए जैसा हमने जाना कि द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जो कि ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, जहां a बराबर नहीं होता 0 के। लेकिन सबसे पहले हमें प्रश्न संख्या 1 का पहले को करने के लिए हमें आवश्यकता होगी कि पहले जहां भी हमें जो भी प्रश्न दे रखा है पहले से सरल करें। जब ये सरलतम रूप में होगा तो फिर हम उस नियम को लगाएंगे जो अभी हमने जाना था। एक द्विघात समीकरण के लिए जो हमने नियम जाना था उस नियम को लगाने की आवश्यकता, देखने की आवश्यकता होगी। और यदि वो उसी रूप का पालन करेगा, उसी रूप को यदि संतुष्ट करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हम करेंगे तो दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दिया है 2 कोष्टक शुरू x माइनस 3 और यहां दिया है कोष्टक वर्ग। सबसे पहले जब इसको हम खोलेंगे तो यहां ये a प्लस b का होल स्क्वायर इस रूप का दिखाई दे रहा है, तो हम इसी रूप में इसको सरल करेंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। हम जानते हैं कि जहां a को जो दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है x के बराबर और b को दर्शा रहा है 1। तो यहां हमें मालूम चला कि a बराबर होगा x के और b बराबर होगा 1 के। इसको मानते हुए पहले हम इसको एक सर्वसमका के रूप में खोलेंगे और जब सर्वसमका के रूप में खोलेंगे तो यहां हो जाएगा x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 इंटू a इंटू b बराबर। आगे हमें यहां 2 है और ये x माइनस 3 जो है ये कोष्टक में है संख्या। तो हमें आवश्यकता होगी कि इस 2 का गुणा हम दोनों में करें। हमें इस 2 का इन दोनों पदों में, दोनों संख्याओं में हमें गुणा करना पड़ेगा। जो भी कोष्टक में है हमें इसमें 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो 2x आएगा और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो यहां आ जाएगा 6। आगे हमें जब सरल करना है तो यहां हो जाएगा x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 आएगा प्लस यहां हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 2x माइनस के 6। अभी हमें और आगे करने की आवश्यकता होगी। सरल करने के लिए हमें इसको अंदर भी मिलाना होगा और अंदर मिलाने के बाद जैसा एक समीकरण का रूप मिलेगा, यदि इस नियम को संतुष्ट करेगा तो हम कह देंगे कि दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। और यदि इस नियम को संतुष्ट नहीं करता तो हम कह सकते हैं कि ये दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि या तो ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं होगा या फिर a बराबर होगा किसके, 0 के। यदि वो द्विघात समीकरण नहीं होता है तो आगे हमें इसको सरल करने की आवश्यकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये एक सर्वसमका के रूप में हमने खोला है और सर्वसमका के रूप में खोलने के बाद हमें ये बाहर वाली जो भी संख्या है इसको हमें अंदर मिलाने की आवश्यकता है। जब इसे अंदर मिलाएंगे तो हमें इस तरीका का एक समीकरण बनेगा। इस तरीका का समीकरण बनने के बाद बराबर हमें 0 लेना होगा और 0 लेने के बाद हमें मालूम चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो यहां जैसे x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 अंदर लेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगी और ये जो ऋण का है ये किसका हो जाएगा, धन का। जैसा कि हम जानते हैं कि
बाहर वाली संख्या को जब हम किसी समीकरण में अंदर मिलाते हैं तो उसके चिन्हों में परिवर्तन होता है। जो ऋणात्मक संख्या होती है वो धनात्मक में परिवर्तन हो जाती है और जो धनात्मक संख्या होती है वो ऋणात्मक में परिवर्तन हो जाती है। इसलिए हमने इसको माइनस किया और इसको प्लस किया और बराबर ले आए 0 के। आगे हमें अभी सरल करने की आवश्यकता होगी। और कैसे सरल, यहाँ x का वर्ग, ये प्लस था ये माइनस, इसको हटाने के बाद यहाँ +6 और यहाँ +1, यहाँ हो गया 7 और ये हो गया बराबर के 0। अभी हमें मालूम तो चल गया, इसको सरल करने के बाद जो भी हमारा उत्तर आया वो आया x का वर्ग +7 बराबर के 0। लेकिन अब हमें देखना होगा कि क्या ये द्विघातीय समीकरण के रूप का है। तो द्विघातीय समीकरण के रूप को देखने के लिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां लिख देंगे x का वर्ग, यहां b का गुणांक नहीं है, यहां हमें पता चल रहा है कि अचर पद है, x² का गुणांक है लेकिन b का गुणांक नहीं है। तो b के गुणांक के लिए हम क्या करें कि b के आगे हम इंटू लगाते हुए शून्य ले लें। तो शून्य लेंगे तो वो एक ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होगा, तथा जहां a बराबर नहीं होगा किसके, 0 के, क्योंकि यहाँ a जो है वो बराबर है किसके, 1 के। तो इसको हम दूसरे रूप में परिभाषित कर सकते हैं। दूसरे रूप में हम इसे लिख सकते हैं x का वर्ग प्लस 0 इंटू x प्लस 7 बराबर के 0। x का वर्ग प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर के 0। यानी अब हमें यहां देखने से मालूम चलता है कि यहाँ ये जो समीकरण है, जो हमारा प्राप्त परिणाम आया है, जो सरल करने पर जो हमें परिणाम मिला है वो ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है और जहां a बराबर नहीं है 0 के। जैसा हमें मालूम चला है कि यहाँ x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0 है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ जो होगा, ये जो होगा a का मान यहाँ हमें मिलेगा कितना, 1। यहाँ इसे रखें या ना रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। x का वर्ग प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर के 0। हमें एक समीकरण मिला है और ये समीकरण जो है वो इस द्विघातीय समीकरण के नियम को, द्विघातीय समीकरण के रूप को संतुष्ट करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये द्विघातीय समीकरण है। तो यहां हमें भाषा लिखने की भी आवश्यकता होगी। अतः दिया गया समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप को दर्शाता है तथा जहां a बराबर नहीं है 0 के। इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इसलिए एक दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। एक बार फिर से हम प्रश्न संख्या 1 के पहले को समझेंगे। पहले में दिया था कि जांच कीजिए कि क्या
निम्न द्विघात समीकरणी। प्रश्न संख्या 1 जो है वो हमें दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, और इसमें 8 हैं और 8 को हमें सत्यापित करके देख करके हमें बताना होगा कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले हमने प्रश्न संख्या 1 का पहला देखा, और प्रश्न संख्या 1 का पहला था x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस के 3। तो यहां हमें इसको सबसे पहले एक द्विघातीय समीकरण का रूप बताने के लिए, एक द्विघातीय समीकरण बताने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जांच करनी होगी, इसको सरल करना होगा, इसे सर्वसम का रूप में खोलना होगा, और जब सर्वसम का रूप में हम इसे सरल करेंगे उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो द्विघात समीकरण बताने के लिए हमें मालूम चल रहा है कि ये सबसे पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है ये पहले a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी इस रूप में हमें खोलना होगा, इस रूप में हमें सरल करना होगा, और इस रूप में सरल करने के बाद हमें इसका इन दोनों में गुणा भी करना होगा। इस कोष्टक में पूरे में गुणा करने के बावजूद जो भी सरल परिणाम आएगा उसके बराबर में 0 लेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि जो द्विघातीय समीकरण का नियम कहता है इस नियम से मिलान करेंगे, और उस नियम के मिलान यानी नियम से यदि संतुष्ट बैठता है तो हम कह सकते हैं, पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो हमने सबसे पहले कैसे किया, यहां x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हमने a प्लस b का होल स्क्वायर, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab इस रूप में सरल करने के बाद यहां a का मान हमें प्राप्त हुआ x और b का मान प्राप्त हुआ हमें 1। इसके बाद हमने आगे इसको बढ़ाया a का वर्ग यानी x का वर्ग, क्योंकि a जो है वो किस रूप का है, x के रूप का। तो यहां हमने x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 इंटू a इंटू b, यानी a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, इसी सर्वसमता का हमने प्रयोग किया बराबर। हमें 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये संख्या कोष्टक में है और ये है कोष्टक से बाहर। तो हमें इसका इसमें दोनों पदों में जो भी इसमें दोनों पद हैं तो दोनों में, और 3 पद होते तो 3 पदों में, यानी हमें क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई। तो यहां हम 2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करने के बाद हमें मालूम चला यहां आ गया 2x, और यहां 2 से गुणा करेंगे तो यहां आ गया 6। आगे हमें इसको सरल किया तो x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस यहां हो गया 2x बराबर हो जाएगा 2x माइनस के 6। यहां x का वर्ग प्लस इसको हमने इसलिए यहां 2x को यहां लिखा, और ये 2x को इधर क्यों लिखा, इधर इसलिए लिखा कि ये इस द्विघातीय समीकरण के, अभी मैंने बताया था कि द्विघातीय समीकरण का मानक रूप क्या होता है, यानी घातों को क्रमबद्ध रूप से लिखना। तो हमने इसलिए 2x को आगे लिखने के बाद अचर पद को अंतिम रूप में लिखा, अंतिम पद के रूप में लिखा, और अंतिम पद के रूप में लिखने के बाद यहां हमने माइनस का 2x और यहां लिखा इसको। हम ये भी समझेंगे कि यहां अंदर लाने पर, द्विघात समीकरण में अंदर मिलाने पर इसके चिन्हों में परिवर्तन क्यों हुआ। तो हम जानते हैं कि किसी बराबर वाले समीकरण को किसी अन्य समीकरण में जब मिलाते हैं तो उसके चिन्हों में परिवर्तन होता है, और उसके चिन्हों में परिवर्तन होने का मतलब हुआ कि ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और यहां हो गया बराबर 0। आगे हमने x का वर्ग, ये प्लस था और ये था माइनस, दोनों जो मान थे वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं। ये भी प्लस, यहां भी 2x है, यहां भी 2x है, लेकिन अंतर ये है कि ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। इसलिए हमने दोनों को हटाने के बाद यहां ये प्लस 6 और यहाँ प्लस 1, दोनों को हमने ऐड किया, दोनों को जोड़ा तो यहाँ परिणाम आ गया प्लस 7, और ये हो गया बराबर के 0। लेकिन अब हमें यहाँ भी देखना होगा कहीं हम यहाँ भी समस्या में न पड़ जाएं, क्योंकि ये 3 पदों का है और यहाँ हैं 2 पद।
यहां जब हमने द्विघातीय समीकरण का मानक रूप बताया तो द्विघातीय समीकरण के मानक रूप में हमें लिखा कि ऐसा समीकरण जो ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 की रूप को दर्शाए जहां a बराबर नहीं हो 0 के। तो यहाँ जो पद थे वो 3 थे और a, b और c एक वास्तविक संख्या थी, और लेकिन जब हमें यहाँ परिणाम जो मिला है वो एक दो पदों वाला है, तो इसलिए शायद हम यह समस्या में पढ़ सकते हैं। तो इस समस्या का निराकरण भी हम करेंगे, और इस समस्या का निराकरण करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर तो हमें दिया है, अचर पद भी दे रखा है, लेकिन x का गुणांक हमें नहीं दिया। तो x का गुणांक करने के लिए, x का गुणांक उस समीकरण में लेने के लिए हमने 0 का सहयोग लिया, और 0 इंटू x मानते हुए हमारा 3 पदों में एक समीकरण बनके तैयार हो गया। इन समीकरणों में जो हमारा 3 पदों में जो समीकरण हमारा बनके तैयार हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर के 0। तो ये है हमारा क्या, एक द्विघात समीकरण। अब हम ये भी समझेंगे कि ये द्विघात समीकरण क्यों है। तो द्विघात समीकरण समझने के लिए हमें यहाँ जाना होगा, और यहाँ हमें मालूम चल रहा है कि जो भी समीकरण है वो ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, जहां a बराबर नहीं है किसके, 0 के। हमें यहां भी ध्यान देना होगा, जहां a बराबर नहीं है किसके, 0 के। जब a बराबर नहीं है 0 के और ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के नियम को भी संतुष्ट करता है, तो हम पूर्णतः कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इसलिए हमने भाषा को लिखा, भाषा को दर्शाया, हमने लिखा कि अतः दिया गया समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c, यानी जो भी समीकरण हमें दे रखा है उसके बारे में हमने लिखा। सबसे नीचे हमने दर्शा दिया, हमने लिख दिया कि अतः दिया गया समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप को दर्शाता है, तथा जहां a बराबर नहीं है 0 के। यदि a बराबर नहीं है 0 के और ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के रूप को भी दर्शा रहा है, तो हम पूर्णतः कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण एक कैसा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण। तो प्रश्न संख्या 1 के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न ऐसे ही हमें सरल करने पड़ेंगे। जो सर्वक्षमता होगी उस सर्वक्षमता को हमें उस सर्वक्षमता के रूप में सरल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ इस रूप का है और इस रूप से अलग यदि क्यू में आ जाए a प्लस बी का होल क्यू मांगने लगे, तो हमें उसी सर्वक्षमता को सरल करते हुए आगे सरल, पहले दोनों को सरल करना है, दोनों पक्षों को सरल करते लाना है, उसके बाद अंदर मिलाने के बाद बराबर 0 लेना है, और 0 लेने के बाद हमें ये भी परखना होगा कि क्या ये इस नियम को संतुष्ट कर रहा है। यदि इस नियम को संतुष्ट करेगा तो हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है।